मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 16 मौत की बंजर भूमि। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 16 मौत की बंजर भूमि एड्स बाय पब फ्यूचर। मृत्यु की बंजर भूमि, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास से निकल जाओ। सेठ मलबे के एक ढेर के पीछे छिपा हुआ था, लाशों के एक झुंड से छिप रहा था। क्या हुआ? जब वह सुबह सुबह आया था तो सब कुछ बढ़िया था। सूरज क्षितिज से ऊपर निकल रहा था, डेल्टान की सड़कों पर चमक रहा था जो पूरी तरह से बंजर हो गई थी। सूरज के साथ अप्रत्याशित गर्मी भी आई। शहर के करीब आते आते मैदान धीरे धीरे रेत के एक उथले सूखे मैदान में बदल गया था। वहां कोई इंसान या कोई जीवित प्राणी नहीं था। शहर वैसा ही दिख रहा था जैसा आप भूकंप के बाद उम्मीद करते हैं। सेठ बहुत कम समाचार पढ़ता था, इसलिए उसे याद नहीं था कि डेल्टान कब नष्ट हुआ था। सेठ को यकीन था कि शहर को छोड़ा नहीं गया था, कम से कम सर्वनाश से पहले तो नहीं। वह पुनर्निर्माण के संकेत भी देख सकता था, लेकिन अब उसे कोई जीवित प्राणी नहीं दिख रहा था। वह एक भूतहा शहर जैसा लग रहा था। कई इमारतें ढह गई थी और शुष्क हवा शहर के खंडहरों के बीच से रेत और धूल उड़ा रही थी। सड़कें टूटी हुई कारों, मलबे और मलबे से ढकी हुई थी। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। सूरज से दूर छाया में टूटी हुई इमारत के मलबे में उसे एक छाया दिखाई दी। लेस देन ज़ोंबी। नाम कोई नहीं। लेवल 2। जाति मरे हुए। संबद्धता कोई नहीं। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह वहां था, उसका पहला मरे हुए लोगों से सामना। ये काफी भयानक था। लाश वैसी ही दिख रही थी जैसी आप किसी फिल्म से उम्मीद करते हैं, बस बहुत ही बिना सेंसर की गई थी। उसकी एक आंख निकाल दी गई थी और खोपड़ी से उसका सिर अलग हो गया था। वह अपनी आंतों को जमीन पर घसीट रहा था। ज्यादातर फिल्मों में ज़ॉम्बी की त्वचा का हिलना डुलना नजर नहीं आता। उसमें से तरल पदार्थ निकलता है और कीड़ों की भारी मात्रा से धड़कन होती है। उसने सोचा कि कम से कम वह छाया तो नहीं छोड़ रहा था, जब तक कि वह छाया से निकलकर उस पर नहीं चढ़ गया। जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी सड़ती हुई त्वचा पर पड़ी, मरे हुए शरीर से सफेद धुआं उठने लगा। यह कोई समस्या नहीं थी। सेठ ने जैसे ही इसे देखा, उसने अपना बिलहुक तैयार कर लिया और पूरे समय इसे देखता रहा। अपने हथियार के एक झटके से उसने खाली आंख के गड्ढे के साथ इसकी खोपड़ी को चीर दिया। लेस देन डिंग। आपने ज़ोंबी लव 0.2 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। अनुभव ठीक था, शायद वह 1 या 200 को मारने के बाद लेवल अप कर सकता था। वे मजबूत नहीं थे। बड़ी समस्या ये थी कि चारों ओर ज़ोंबी जूस का छिड़काव कितना घिनौना था। उसने सहज रूप से छींटे को चकमा दिया, लेकिन यह अभी भी बिलहुक ब्लेड से चिपका हुआ था। लेस देन डिंग। निष्क्रिय कौशल, शांत प्रतिक्रिया लव 3 लव 0.4 बन गया है। ग्रेटर देन। ये वह नहीं था जो ज़ोंबी को मार रहा था, बल्कि वह उन जूस से बच रहा था जो उसे लेवल ऊपर ले गए थे। कभी-कभी सिस्टम बहुत ही अजीब होता था। सेठ ने सुबह का समय सुनसान शहर का पता लगाने और रहने के लिए जगह ढूंढने में बिताया था। अब थकान वाकई हावी हो रही थी। एक अच्छे बेस कैंप की तलाश करते हुए वह आखिरकार उस पूरे कारण का परीक्षण कर सकता था जिसके लिए वह यहाँ आया था। हर जगह प्रबलित कंक्रीट से बने टूटे हुए खंडहर थे। खंडहरों और मलबे से सरिया बाहर निकल रही थी जैसे किसी खुले फ्रैक्चर की हड्डियां। लेस देन औसत दर्जे का स्टील शिल्प सामग्री। सामान्य। ग्रेटर देन। यही वह था जिसकी उसे तलाश थी। एक मजबूत छड़ को पकड़कर उसने अपने सिद्धांत की पुष्टि की। एक विचार के साथ वह गायब हो गया और उसकी सूची में दिखाई दिया। एक आधुनिक शहर में सरिया स्टील प्रचुर मात्रा में था। इसके साथ वह शहर में खनन करके अकल्पनीय मात्रा में लोहा और स्टील प्राप्त कर सकता था। यह उनके कौशल को आसानी से उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त इस्पात था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर यह काम नहीं करता तो उसे स्टील काटने के लिए कुदाल बनानी पड़ती, लेकिन अब वह पहले ही सारी खुली हुई छड़ें तोड़ सकता था। रास्ते में लाशों को चकमा देते हुए और उन्हें मारते हुए वह बसने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश कर रहा था। इस दौरान वह और अधिक सरिया इकट्ठा कर रहा था। आखिरकार दोपहर के आसपास उसने एक ऐसी अखंडित अपार्टमेंट बिल्डिंग चुनी जो उसे मिल गई थी। पहली 2 मंजिल की खिड़कियों में सलाखें थी और प्रवेश द्वार मोटी और मजबूत लकड़ी के थे। हालांकि इससे पिछले निवासियों को कोई मदद नहीं मिली। ये गलियारे खून से सने हुए थे और किसी हॉरर फिल्म की तरह भयानक थे। दरवाजे बाएं और दाएं टूटे हुए थे, कुछ बाहर से और कुछ अंदर से। सेठ को कुछ दरवाजे भी मिले जो सही सलामत थे। क्या ये इस शहर के सुरक्षित कमरे थे? फिर लोग कहाँ थे? हालांकि वह थका हुआ था, सेठ आगे बढ़ा और लाशों के लिए इमारत की जांच की। कोई नहीं मिलने पर उसने सामने के दरवाजों पर बैरिकेड लगा दिए और एक ऐसी जगह चुनी जो अभी भी ठीक दिख रही थी। कुछ और भी थे जो बहुत जीर्ण शीर्ण दिख रहे थे। ज्यादातर जगहें जीर्ण शीर्ण और गंदी दिख रही थी। कुछ दिनों के लिए जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा खराब। सेठ शायद सही थे। भूकंप के बाद शहर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि जो लोग यहाँ रुके थे उन्होंने यहाँ अच्छा समय बिताया। सेठ ने अपना बैग नीचे रखा और एक ऐसे बिस्तर पर लेट गया जिसे आप साफ सुथरा कह सकते हैं। ज्यादातर अपनी चिंताओं के बावजूद वह थकान के आगे झुक गया। वह तुरंत सो गया। यहीं से समस्या शुरू हुई। सेठ वास्तव में पूरे दिन और देर रात तक सोता रहा जब तक कि वह उन कमबख्त शापित लोगों की चीखों से जाग नहीं गया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई तीखी चीखें और गहरी कराहों ने उसे फर्श से कूदने पर मजबूर कर दिया। बाहर देखने पर उसने सड़कों पर मरे हुए लोगों की परेड देखी। सबसे भयानक दृश्य लाशों का झुंड था जो हर तरह की सड़ी गली अवस्था में थे। लेकिन वहां सिर्फ लाशें ही नहीं थी। उनके ऊपर हल्के नीले रंग की रोशनी में चमकते भूत प्रेत तैर रहे थे और उनकी आंखों में भयानक नीली हरी पीली लपटें थीं जो चरवाहे कुत्तों की तरह उनके बीच झूली हुई थी। ये और भी अधिक काल्पनिक हो गया जब उसने गहरे जंग लगे प्लेट कवच में बख्तर बंद मरे हुए लोगों और बिना कुल्हों या पैर के तैरते हुए कंकालनुमा धड़ों को देखा जो जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने हुए थे। सेठ ने उनमें से किसी पर भी निरीक्षण करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल अनुमान लगा सकता था कि वे कंकाल जादूगर और मृत्यु शूरवीर थे। भाड़ में जाओ। सेठ ने काल्पनिक तत्वों के बारे में विलाप किया। फिर एक भयानक विचार उसके मन में आया। क्या वे जीवित प्राणियों की आभा देख सकते हैं? क्या मरे हुए लोग सामान्य रूप से ऐसी चीजें नहीं देख सकते? क्या वे उसे यहाँ ऊपर देख पाएंगे अगर वे उसकी दिशा में देखें? युवक ने इसे अपशकुन बना दिया था। बस इसी क्षण एक कंकाल सैनिक ने अपना सिर घुमाया और उसकी पीली ज्वलंत आंखें सेठ की आंखों से मिली। ओह बकवास। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ खिड़की से पीछे हट गया और जल्दी से अपना बैग छीन लिया। वह अपार्टमेंट से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। नीचे की सड़कें मरे हुए लोगों से भरी हुई थी, उसके लिए वहां नीचे जाना संभव नहीं था। फिर भी एक छोटा सा मौका था कि कंकाल ने उसे नहीं देखा था, है ना? छत पर ही उसका सबसे अच्छा मौका था। सबसे खराब स्थिति में अगर वे उसके पीछे कुछ भेजते हैं तो शायद वह भागते रहने के लिए पड़ोसी की छतों पर कूद सकता है। भारी सांस लेते हुए वह आखिरकार छत पर पहुंच गया, या जो कुछ बचा था। छत का एक हिस्सा ढह गया था और उसे ऊपर चढ़ते समय सीढ़ियों से मलबे पर जाना पड़ा। छत के पास सेठ बैठ गया और उस जंक्शन को देखता रहा जहां सीढ़ियां मलबे में बदल जाती थी। उसने ध्यान रखा कि उस जंक्शन से उसे आसानी से न देखा जाए और भागने के लिए छत पर जाने का रास्ता हो। इमारत में लगभग 5 मंजिलें थीं। सामने के दरवाजे पर बैरिकेड लगे होने के बावजूद मरे हुए लोगों के एक समूह को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच उसने जितना हो सका खुद को छिपाने की कोशिश की। इंतजार उसे परेशान करने लगा। वह घबराकर अपनी स्थिति सुधारने का कोई तरीका सोचने लगा। काश उसके पास कोई हुनर होता। अचानक उसे पुजारी द्वारा बताए गए तरीके का ख्याल आया कि लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन कैसे प्राप्त करें। सेठ ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब उसने जादुई शक्ति के प्रवाह को खींचने की कोशिश की। लेस देन डिंग। कौशल छिपाव स्तर 1 सीख लिया गया है। ग्रेटर देन। सेठ की आंखें चमक उठी। ये सही समय था। ये वास्तव में काम कर गया था। स्किल विंडो में कौशल को देखते हुए सेठ को पता चला कि यह उसकी उपस्थिति को थोड़ा छिपा सकता है। ये समय के साथ मैना का उपयोग करेगा और वह इसे चालू और बंद कर सकता है। बेशक उसने इसे तुरंत सक्रिय कर दिया।
एक क्षण भी देर नहीं हुई, मरे हुए लोगों ने वास्तव में उसे देख लिया था और लाशों का एक समूह भेज दिया था। और इस तरह हम यहाँ पहुंचे। सीढ़ियां लड़खड़ाती और लड़खड़ाती लाशों से भरी हुई थी, जो हर तरह की भयानक अवस्था में थी। तरह तरह की गुर्राहटें और कराहते हुए वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ये ज़ॉम्बी उन ज़ॉम्बी से थोड़े अलग थे जिन्हें उसने दिन में देखा था। उनकी आंखों में जलती हुई कंकाल जैसी ही लपटें थी। सेठ को नहीं पता था कि लेस देन छिपाने ग्रेटर देन ने काम किया था या नहीं। उसने जो नहीं देखा था वह ये था कि ज़ॉम्बी टोपी वास्तव में सीढ़ियों से बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागी और छत के पास एक उलझन भरी पकड़ में आ गई। हालांकि उन्हें पता था कि वह वहां ऊपर था, ये कौशल द्वारा अक्षम किया गया था। जैसे ही ज़ॉम्बी मलबे की ओर फैलने लगे, सेठ ने फैसला किया कि उसे अब वहां से चले जाना चाहिए। वह छत पर चढ़ गया। यह एक सपाट छत थी और इसमें कुछ छेद थे, जैसे उसके पीछे वाली छत में जहां ये धंस गई थी। ज़ॉम्बी के चले जाने तक यहाँ छिपना संभव हो सकता था, लेकिन सेठ को इस बारे में पक्का पता नहीं था। किनारे पर नजर डालने पर उसे चमकते सितारों की रोशनी में मरे हुए लोगों की लाशें हिलती हुई दिखाई दी। दूसरी छत पर कूदना दिख सकता था, इसलिए सेठ ने वास्तव में उन अन्य छेदों में से एक में छलांग लगा दी, जहां छत ढह गई थी। छत का एक बड़ा सा हिस्सा 2 मंजिल नीचे एक कमरे तक पहुंच गया। इसके बाद वह एक छोटे से अपार्टमेंट के खंडहर में पहुंच गया। अचानक रात का सापेक्षिक सन्नाटा छत से आने वाली तेज गर्जनाओं और घुरघुराहटों से टूट गया। ज़ॉम्बी पागल हो रहे थे क्योंकि उन्हें अचानक अपना शिकार फिर से मिल गया था। सेठ का मन खत्म हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री आखिरकार गायब हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। शरीर और शरीर के सफेद दाग तुम खो जाओगे जैसे कभी थे ही नहीं। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 17 ओल्ड फेथफुल। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C17 ओल्ड फेथफुल कार्डियोटोन। अब उच्च रक्तचाप का सबसे बड़ा दुश्मन, इससे पहले कि वे इसे दूर ले जाएं, पढ़ लें। 99 गुना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्टार्टा गांव। सेठ के स्टार्टा गांव छोड़ने के बाद रात में बंद शहर के द्वार पर एक शिकारी की आकृति दिखाई दी। अरे टॉम, मुझे अंदर आने दो, उसने गार्ड को दरवाजा खोलने के लिए कहा। चलो, मैं जल्दी में हूँ। हे भगवान, विल्टन, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों आए? क्या बार पर कुछ हुआ था? गार्ड ने शिकारी के अंदर घुसने के लिए गेट खोलते हुए शिकायत की। हाँ, मुझे पुजारी को रिपोर्ट करना होगा। उसने गार्ड की पीठ थपथपाई और उसके पास से गुजर गया। विल्टन ने गार्ड को पीछे छोड़ दिया और थका हुआ चर्च की इमारत की ओर चल पड़ा। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद भी वह ये नहीं बता पा रहा था कि जो कुछ हुआ था उसे कैसे बयान किया जाए। वह अभी भी यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि इसे कैसे शब्दों में बयान किया जाए, क्योंकि उसने बिना खटखटाए पादरी के कार्यालय का दरवाजा खोला। साइमन अपनी मेज पर बैठा कुकीज खा रहा था और सेठ को दिखाई गए मोटे फोल्डर में कुछ पढ़ रहा था। इस दुनिया में जो कुछ हुआ था वह एक भयानक लेकिन आकर्षक हॉरर उपन्यास की तरह लग रहा था। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने ऊपर देखा। ओह विल्टन, उसने फोल्डर बंद किया और कुकीज वाला कटोरा रख दिया। क्या हुआ? तुम्हारा इतनी देर से आना असामान्य बात है। तुम थके हुए लग रहे हो। पादरी साइमन, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूं, लेकिन परिधि बार पर कुछ हुआ। हम बार पर क्या हुआ? साइमन को यकीन था कि सेठ शायद वहीं से आया था। क्या उस युवक का इससे कुछ लेना देना था? वे इराक में जाल काफी मजबूत थे। वे ब्रश जानवरों को जंगल के अंदर रखने के लिए थे। क्या उसने बाहर निकलने की कोशिश करते समय उन्हें नुकसान पहुंचाया? उन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम होने के लिए वह पहले से ही इस शुरुआती चरण में इतना मजबूत था। ये जलकर खाक हो गया। विल्टन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाते हुए कहा। क्या? साइमन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। शिकारी ने विस्तार से बताया। जंगल का एक हिस्सा और बाल जलकर राख हो गए थे। पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां केवल धूल ही बची थी। क्या? कैसे? वह साइमन के दिमाग में सेठ का चेहरा आया। ये वह नहीं हो सकता है ना? भले ही वह ओरी घुमा था, ये संभवतः वह नहीं हो सकता। उन जालों को जलाना एक बात थी, लेकिन उन विशाल ब्रश पेड़ों को राख में बदलना, किस तरह की आग की जरूरत होगी? वर्तमान समय डेल्टान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ मुश्किल में था। उसके पास लेस देन शिप ऑफ ग्रेटर देन को चालू रखने के लिए पर्याप्त मन नहीं था और ज़ॉम्बी अचानक पागल हो गए। कम से कम ये साबित हुआ कि कौशल काम कर गया। नहीं, यह इसके लिए सही समय नहीं था। सेठ एक बड़े मलबे से बनी छत के अंत में एक तबाह कमरे में खड़ा था और ज़ॉम्बी की भीड़ उसके स्थान की ओर भाग रही थी। वह मुश्किल से छत और मलबे के पीछे एक दरवाजा देख पा रहा था। वह नीचे झुका और दरवाजे की ओर जमीन पर रेंगता हुआ चला गया। मलबे में दरवाजे के पीछे उसे एक बहुत छोटा सा बाथरूम मिला। शौचालय की ओर पीट करके आखिरी बार खड़े होना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इस समय वह कोई विकल्प नहीं चुन सकता था। यहाँ भले ही ज़ॉम्बी को पता हो कि वह कहाँ है, सेठ उनसे तब तक लड़ सकता था जब तक कि उन्हें एक-एक करके आने के लिए मजबूर किया जाता। चूंकि उन्हें इस तंग जगह में रेंगना था, इसलिए वह उन्हें आसानी से मार सकता था। छत से तेजी से घसीटते हुए पैरों की आवाजें आने लगी, साथ ही उत्तेजित घुरघुराहटें और गुर्राहटें भी आने लगी और ज़ॉम्बीज ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। सेठ दरवाजे के चौखट पर खड़ा था और उसने अपने बेलहुक को तैयार किया ताकि जो भी लाश यहाँ रेंगने की हिम्मत करे उसे काट सके। जब लाशें नजर आईं तो उसने उन पर लेस देन ऑब्जर्व ग्रेटर देन का इस्तेमाल करने के लिए जो थोड़ा बहुत मैना बचा था उसका इस्तेमाल किया। लेस देन ज़ॉम्बी। नाम कोई नहीं। स्तर 5। जाति संवर्धित मरे हुए। संरेखण आर्गेट नोरे ग्रेटर देन। संवर्धित। क्या उनकी आंखें इसी वजह से चमक रही थी? उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। एक फुसफुसाहट के साथ बेलहुक पहले ज़ॉम्बी के सिर में फंस गया और उसे चीरकर अलग कर दिया। लेस देन डिंग। आपने ज़ॉम्बी लव 0.5 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। उन्होंने निश्चित रूप से औसत से ऊपर का अनुभव दिया। सेठ को अच्छी नींद मिली थी, इसलिए वह मशीन की तरह लाशों को काटता रहा। इस समय वह खुश था क्योंकि उसके पास कुछ भी खाने का समय नहीं था। उसने जो देखा और सुना वह भरे पेट के साथ और भी बुरा होता। सौभाग्य से ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा चमकीले नहीं थे और छोटे से गैप की ओर भागते रहे, उसे बंद करते रहे और एक दूसरे को बाधा पहुंचाते रहे। वे अपने मृतकों को वापस बाहर खींचते रहे। पहले तो सेठ को लगा कि उन्हें एहसास हो गया है कि वे गैप को और भी ज्यादा बंद कर देते हैं, लेकिन वे इतने चमकीले नहीं थे। हो सकता है कि ज़ॉम्बी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो और बेजान लोगों को गलती से बाहर खींच लिया हो। लेकिन जल्द ही सेठ को बाहर की झलक मिल गई। उन्होंने वास्तव में अपने मृतकों को खाना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही सेठ को इसकी परवाह नहीं रही और वह अपने हथियार को घुमाता रहा। कभी कभी उसे सूचनाएं सुनाई देती थी, लेकिन इस समय वह किसी पर ध्यान नहीं दे सकता था। ज़ॉम्बी अंतहीन रूप से आ रहे थे। युवक को दुश्मनों के इस समुद्र का कोई अंत नहीं दिख रहा था। कुछ घंटों बाद वह सड़े हुए खून में टखनों तक डूबा हुआ था और उसे नहीं लग रहा था कि वह आगे बढ़ सकता है। फिर भी उसका शरीर लाशों को मारता रहा। सेठ ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया। हालांकि वहां कम और कम संवर्धित ज़ॉम्बी थे। जब उसने जांच की तो पाया कि अब तक उसे घेरने वाले ज्यादातर ज़ॉम्बी साधारण थे। उन्हें भेजा गया था या खून की बदबू से आकर्षित किया गया था, उसे नहीं पता था। सेठ इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था। उसका हाथ सुना हो गया था और उसका शरीर दर्द कर रहा था। जब वह हताश होकर कोई योजना बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसका शरीर अवचेतन रूप से काटता रहा। वह केवल अपने बढ़ते कौशल का शुक्रिया अदा कर सकता था। भले ही वह थका हुआ था, लेकिन उसके झटके की सटीकता बहुत बेहतर और प्रभावी हो गई थी। हालांकि उसका एकमात्र सौभाग्य यह था कि इस मांस की चक्की को रोकने के लिए कोई बुद्धिमान मरे हुए व्यक्ति नहीं आया था। अंत में उसके पास सिर्फ एक ही विचार बचा था। यह उसकी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक था। यह एक पागलपन भरा विचार था जिसने उसके थके हुए दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अपने मन की जांच करते हुए उसके चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। पिछले कुछ घंटों में ये काफी हद तक ठीक हो गया था।
तुमने मुझे मजबूर किया, सच में, इसके लिए मुझे दोष मत दो, उसने पागलों जैसी हंसी के साथ कहा। सेठ ने अपने सामने की खाई में स्पिरिट फनेस को बुलाया। उसने तब तक शक्ति बढ़ाई जब तक कि उसके ऊपर से लपटें निकलने लगी और भट्टी को लात मारकर गिरा दिया। धधकती लपटें खून, शरीर के अंगों और मलबे से भरे छोटे से गड्ढे में घुस गईं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गईं। आग आसानी से लाशों और लाशों के बीच फैल गई जो खाली जगह को भर रहे थे और जो बाहर इंतजार कर रहे थे। वे हल्के नीले रंग की आग के नीचे टिंडर की तरह जल रहे थे। ये पहली बार था जब सेठ के कानों में घुरघुराहट से अलग कुछ सुनाई दिया। रात भर गले से निकलने वाली चीखें और चीखें गूंजती रही क्योंकि मरे हुए लोग दर्द में थे, कराहते हुए और इधर-उधर लुढ़कते हुए आग बुझाने के लिए अपने हताश प्रयासों में दूसरों पर वार करते हुए। आग की लपटें एक के बाद एक मरे हुए लोगों तक फैलती गईं और फिर चारों ओर फैल गईं। कुछ ही पलों में आग पूरी इमारत में फैल गई। लेस देन डिंग, आपने ज़ोंबी लव 0.3 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने ज़ोंबी लव 0.2 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने ज़ोंबी लव 0.3 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। सिटी बी में पहले की तरह उसके सिर में मारने के संदेशों की एक पूरी श्रृंखला गूंज रही थी जिससे उसे लगभग सिर दर्द हो रहा था। ये कुछ समय तक चलता रहा, फिर यह धीमा हो गया। आग ने संभवतः आसपास के अधिकांश ज़ॉम्बी को मार डाला। जब सेठ ने स्पिरिट फनेस को बंद किया तब तक आग पहले ही पूरे इलाके में फैल चुकी थी और इमारत की संरचना को निगलना शुरू कर दिया था। उसने गर्मी को झेलने के लिए अपने प्रतिरोध पर भरोसा किया और पाया कि न तो गर्मी और न ही उसके आसपास की लपटें उसे कोई नुकसान पहुंचा रही थी। सेठ आग की लपटों के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। उसने इसका इस्तेमाल गिरते मलबे से बचने और आग के भीतर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। जल्द ही सेठ दूसरी मंजिल पर एक बालकनी पर पहुंच गया और नीचे की सड़कें देख सकता था। कुछ जलती हुई लाशों को छोड़कर वे पूरी तरह से खाली थे। मरे हुए लोगों की परेड खत्म हो गई थी। क्या मरे हुए लोग आग से बचने के लिए निकल गए थे? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बिंदु पर उसने लेस देन शिप ऑफ ग्रेटर देन को सक्रिय किया, नीचे की ओर चढ़ा और सड़क के दूसरी ओर इमारत में घुस गया। यहाँ कुछ अकेले ज़ॉम्बी थे, लेकिन सेठ उन्हें पार करके सीढ़ियों से ऊपर जाने में कामयाब रहा। और चाहे उसके थके हुए पैर कितना भी चिल्लाए, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता रहा जब तक कि वह लगभग छत पर नहीं पहुंच गया। तभी उसने एक दरवाजा चुना और एक नए अपार्टमेंट में प्रवेश किया। यहाँ वास्तव में ये बहुत बेहतर लग रहा था। जब उसने बेडरूम में बिल्कुल साफ बिस्तर पाया तो उसका दिल उछल पड़ा। सेठ के पास खुद को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना बैग एक तरफ फेंका और लेट गया, फिर उसने बेडरूम तक के सभी दरवाजे बंद कर दिए। ये वाकई एक भयानक रात थी। उसे उम्मीद थी कि सूरज जल्दी ही उगेगा और उन मरे हुओं को वापस छाया में जाने से रोक देगा। और फिर दिन के समय जब वे भाग नहीं पाएंगे तो वह उनके ठिकानों को जला देगा। सोने से पहले यह एक सुखद विचार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 18 कहीं और। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 18 कहीं और। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओमेगा सिटी उर्थ का उत्तर पश्चिमी भाग। आज वह दिन है जब हम अपने राजा की महिमा को दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। पैथवर्क्स द्वारा हमारे लिए खोली गई नई दुनिया को उर्थ कहा जाता है। ये जादू के एक अंश के बिना एक दयनीय दुनिया थी। ये हम ही हैं जो इन बेचारे बुतपस्तों को वापस भगवान राजा पुरसा के आलिंगन में लाएंगे। अर्गेट नोरे के लिए भगवान राजा पुरसा का आवेगशील उच्च पुजारी उन सैनिकों के आगे आगे चल रहा था जो इस नई दुनिया में प्रवेश करने वाले थे। उर्थ एक ऐसी दुनिया थी जिसमें एक विशाल महाद्वीप था जो एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। ये भूमि सैनिकों द्वारा कब्जा किए जाने के लिए एकदम सही था और वे उनके पास थे। डार्क एल्विन जनरल ने मरे हुओं की पंक्तियों और पंक्तियों को देखा। एक अच्छी तरह से निर्मित सेना जिसमें निचले स्तर पर सभी प्रकार के ज़ोंबी और कंकाल हैं। कमांडरों के रूप में डेथ नाइट्स और पिशाच जैसे मजबूत मरे हुए लोग हैं और पीछे की ओर बहुत सारे नेक्रोमैंसर और लिचेस हैं। अर्गेट नोरे अंधेरे और चांदनी में राज्य। अमर भगवान राजा परसा के नेतृत्व में एक मरे हुए दुनिया को शामिल करने वाला एकमात्र साम्राज्य। पाथवर्क्स तक उनकी पहुंच सफलता की कहानी थी। उन्हें नई आबादी बढ़ाने के लिए जमीन की जरूरत नहीं थी। वे सिर्फ नष्ट हो चुकी दुनिया के मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे और अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। उन्होंने उन जीवित लोगों को लिया जो इच्छुक थे और अगर वे नहीं थे तो मृत्यु में वे इच्छुक थे। उन्होंने जो रास्ता चुना था वह उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी कोने तक जाता था। चर्च ऑफ द सिस्टम से उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार यह जगह मरे हुए लोगों की गतिविधियों का केंद्र है। यही कारण है कि 100,000 से अधिक मरे हुए लोगों का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा गया था। यहाँ हर कोई पहले ही मर चुका था, इससे पहले कि पथ कार्य भी खुलते। उत्तर पश्चिम से इस भूमि को शांत करने से पहले महाद्वीप भर में छोटे समूहों से मिलने से पहले अपने सैनिकों को बढ़ाना एकदम सही था। इससे भी बेहतर मरे हुओं के केंद्र के रूप में वहाँ बहुत सारे जंगली मरे हुए होंगे। जानकारी में ज़ॉम्बी के बारे में बात की गई थी जो एक परजीवी वायरस का परिणाम है, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। मरे हुए मरे ही होते हैं। इसका मतलब यह था कि नेक्रोमैंसर को उन्हें पालने के लिए मैना खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस उन्हें वश में करना होगा। जब पादरी ने अपना कट्टरपंथी भाषण समाप्त कर लिया तो सैनिकों को पथ कार्य में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। प्रवेश द्वार एक विशाल अंधेरा क्षेत्र था जो हवा में मौजूद था, अंतरिक्ष के ताने बाने में एक छेद की तरह। हवा, ध्वनि, प्रकाश और लोग सब कुछ गायब हो गया जैसे कि सबसे गहरे काले स्याही के तालाब में डूब रहा हो। ये पहली बार नहीं था कि वह अपनी सेना को किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहे थे, लेकिन आप कभी भी इस भावना के आदी नहीं हो सकते कि धीरे धीरे किसी तरल पदार्थ में डूबते जा रहे हैं और फिर उसमें खींच लिए जाते हैं और इधर उधर फेंके जाते हैं जैसे कि आप किसी धारा में प्रवेश कर गए हो। पोर्टल से बाहर निकलने के बाद दूसरी तरफ जो दिखाई दिया वह एक विस्तृत चौक था जो ऊंची इमारतों और सड़कों से घिरा हुआ था जो उसे गगनचुंबी इमारतों के सीधे मोर्चे के साथ घाटियों की याद दिलाता था। पोर्टल से बाहर निकलते समय जो चौक के पार फैला हुआ था अनुशासित मरे हुए पैदल सैनिकों की व्यवस्थित कतारें थीं जो सभी एक ही तरह के गहरे जंग लगे हल्के कवच में सजे हुए थे। उनके आगे कंकालनुमा घोड़ों पर बैठे उनके जैसे अन्य जनरल सवार थे। उन्होंने पंक्तिबद्ध होने का आदेश दिया और चौक पर एकत्र सैनिकों के लिए हॉर्न बजाया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने सेना के जीवित और संवेदनशील सदस्यों के लिए शिविर स्थापित किया। कोई सोच सकता है कि एक मरे हुए दुनिया में हर किसी को मरे हुए ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। कमांडरों और नेक्रोमैंसरों के बीच उसके जैसे कई लोग रहते थे। यह अपरिहार्य था। जब आपके लगभग सभी विषय बुद्धिहीन सड़े हुए मांस के बोरे हों तो आप साम्राज्य नहीं बना सकते। शिविर स्थापित होने के बाद उन्होंने सैनिकों और भूत प्रेतों की टीमों को इस महानगर में जंगली मरे हुए लोगों को इकट्ठा करने और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भेजा। अभी रात हो चुकी थी और वे सूर्योदय के समय वापस आ जाएंगे ताकि सूर्य की रोशनी से मरे हुए लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन सूर्योदय के समय कोई भी वापस नहीं आया। बचे हुए नेक्रोमैंसर और लिचेस ने सेना को सूरज से बचाने के लिए शिविर के ऊपर अंधेरे की छतरी बना दी। जनरलों और कमांडर ने बैठक की और थोड़ी देर और इंतजार करने का फैसला किया। कई घंटे बीत गए लेकिन लापता टीमों का कोई पता नहीं चला। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस शहर में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था जिससे उन्हें खतरा हो। तो क्या हुआ? इतने लंबे समय तक कोई सुराग न मिलने पर जनरलों और कमांडर ने एक बैठक की और डार्क एल्व्स से बनी स्काउट टीमों को भेजने का फैसला किया क्योंकि मरे हुए लोग दिन के समय चलने लायक नहीं थे। सेनापति फिर से इंतजार करने लगे। सूरज फिर से डूब रहा था लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। फिर से जब सूरज ढल गया तो जनरलों ने फैसला कर लिया था। छोटी संख्या में और छोटी टुकड़ियां भेजना स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सेना को विभाजित कर दिया। हर एक ने अपने आधे सैनिकों को लेकर अलग अलग दिशाओं में जासूसी की जबकि बाकी आधे सैनिक प्लाजा में सेना कमांडर के साथ रहे।
डार्क एल्वेन जनरल ने लगभग 8000 लोगों की एक सेना का नेतृत्व किया, जिसमें से 1500 से ज्यादा डार्क एल्वेन थे, जबकि बाकी अलग-अलग मरे हुए लोगों का मिश्रण थे। वे धीरे-धीरे अंधेरे और भयावह सड़क घाटियों में भटकते रहे। अन्यथा खाली सड़कों पर कुछ ही कारें खड़ी थी और काली-खाली खिड़कियां चुपचाप चलती सेना को घूर रही थी। वह इन खिड़कियों की ओर देखता हुआ महसूस कर सकता था, वहां कुछ था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जब वह देख रहा था तो उसने देखा कि पीली आकृतियां उन खाली खिड़कियों से बाहर निकलकर चार पैरों वाली मकड़ियों की तरह दीवारों पर रेंग रही थी। विकृत मानव आकृतियां जिनकी आंखें और मांस के ढेर हर जगह उगे हुए थे और अंग अप्राकृतिक कोनों में हिल रहे थे और कुछ के अंग और अंग असामान्य स्थानों से उगे हुए थे। दूसरों के चेहरे पर आंखें नहीं थी या नाक नहीं थी, लेकिन उनके जबड़े फटे हुए थे और उनमें भयानक दांतों की कतारें लगी हुई थी। जनरल ऐसे अत्याचारों को देखकर कांप उठा। उसने कुछ पागल जादूगरों की रचनाएं देखी थी, लेकिन यह और ये संख्याएं उसके लिए बहुत ज्यादा थी। ये बिल्कुल समझ से परे था। आखिर इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? लेकिन सबसे बुरा तो अभी आना बाकी था। प्रवेश द्वारों से लेकर किनारों तक ऐसे ही, लेकिन कम विकृत प्राणी आए जो काले वस्त्र और कवच के टुकड़े पहने हुए थे। यही उनकी टीमों और स्काउट्स का बचा हुआ हिस्सा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उन पीले जीवों ने हमला कर दिया। अविश्वसनीय शक्ति के साथ वे सड़क के दोनों ओर की दीवारों से कूद पड़े और मरे हुए लोगों की सेना पर टूट पड़े। यह एक वास्तविक घात था। डार्क एल्फ ने देखा कि कैसे जीव आसानी से उसके सैनिकों को मार गिराते हैं। उन्होंने न केवल कंकालों को कागज के कटआउट की तरह फाड़ दिया, बल्कि उन्होंने उसके सैनिकों का शिकार भी किया। वे आसानी से उनके दल में घुस जाते, कुछ को मार देते और एक जीवित प्राणी, एक डार्क एल्फ या एक नेक्रोमैंसर या यहां तक कि एक ज़ॉम्बी को भी छीन लेते। टेंटिकल्स जैसी जीवित प्राणियों का गला घोंट देती और लंबे कवच भेदने वाले पंजे मृतकों को छीन लेते। फिर वे अपने शिकार को लेकर एक शक्तिशाली छलांग के साथ इमारतों में वापस आ जाते। हालांकि उसके सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उनके हथियार इन राक्षसों को मुश्किल से ही चोट पहुंचा पाए। और वे इतने तेज थे कि नेक्रोमैंसर उनके खिलाफ अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। केवल कुछ ही जीव मरे हुए सैनिकों के हाथों मारे गए। डार्क एल्व्स बेहतर स्थिति में थे। वे राक्षसों के साथ बने रह सकते थे और अंततः गिरने से पहले कुछ को अपने साथ ले जा सकते थे। इससे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जानवरों का खून चिपचिपा था और उनके ब्लेड को सुस्त कर देता था। जब वे अंततः हिलना बंद कर देते थे तो उनके मृत शरीर से बीमार करने वाली गंध निकलती थी। ये सब बदतर बनाने के लिए वे बहुत अधिक संख्या में थे। इससे पहले कि जनरल प्रतिक्रिया कर पाता और पीछे हटने का आह्वान करता, वे पहले ही जानवरों के एक विशाल समुद्र से घिर चुके थे। कोई रास्ता नहीं था। वो उन्हें निष्पक्ष लड़ाई में हरा सकता था, लेकिन उनकी भारी संख्या ने उस पर दबाव डाला। वह केवल अपनी जान बचाने के लिए लड़ सकता था और अपने आदमियों को एक-एक करके खत्म होते हुए देख सकता था। ये जीव जो भी थे, वे ज़ॉम्बी नहीं थे जैसा कि वे उन्हें जानते थे। चिल्लाते और चीखते हुए वह आखिरकार अपने आखिरी सैनिकों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गया और घेरे से बाहर निकल गया। मुख्य सेना की ओर वापस भागना अब उनका एकमात्र रास्ता था, उनकी आखिरी उम्मीद। जब बचे हुए लोगों का छोटा समूह अंततः प्लाजा तक पहुंचा तो कई नुकसानों और बलिदानों के बाद सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। जो सैनिक पीछे रह गए थे, वे नष्ट हो गए थे। वे केवल राक्षसों की एक सेना से भिड़ गए जो उनके साथियों के अवशेषों पर दावत उड़ा रही थी। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ जीव तो पथकार्य में भी प्रवेश कर रहे थे। तभी उनके पीछे के जीव पकड़े गए और डार्क एल्वेन जनरल को असली खतरे का एहसास हुआ। उनका पीछा करने वाले जानवरों में नए जानवर दिखाई दिए थे। यह एक टैटू था जिसने भयानक तथ्य को उजागर किया। उनमें से एक जीव के पास एक आदिवासी टैटू था जिसे वह अपने एक भूतिया सैनिक से जानता था। ये सिर्फ जीवित लोग ही नहीं थे जो बदल गए थे, यहाँ तक कि मरे हुए लोग भी इन जानवरों में बदल सकते हैं। जादू के बिना यह एक दयनीय दुनिया है। अगर यह मरे हुए लोग हैं तो हम उन्हें अपने सैनिकों में शामिल कर सकते हैं। हम अपनी अज्ञानता में सचमुच घमंडी थे। ये दुनिया बहुत डरावनी और खतरनाक है। अपने आदमियों को देखकर वे सभी जानते थे, वे एक नष्ट हो चुकी सेना के आखिरी सैनिक थे। वे गुंबददार थे, हालांकि उन्हें अभी भी एक काम करना था। उसने अपने बचे हुए आदमियों को इकट्ठा किया और उन्होंने पोर्टल की ओर एक आखिरी हमला किया। उन्हें गेट बंद करना था और इन प्राणियों को अपनी दुनिया में प्रवेश करने से रोकना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉर डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। आखिरकार गायब हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 19-19 सुरक्षा। सर्वनाश का लोहार 19 सुरक्षा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोपहर का समय था जब सेठ ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। वह गहरी नींद में सोया हुआ था और पूरी तरह थक चुका था। असल में उसे जगाने वाली बात थी उसका पेट गड़गड़ाना। इतना कुछ हुआ कि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने कब अपने खाने को राशन किया था। अच्छा हुआ कि उसने अपना बैग बचा लिया। बैग बाहर से थोड़ा जला हुआ था, लेकिन अंदर ज्यादातर खाना था जो उसने स्टार्टर में खरीदा था। सेठ ने झटकेदार और ब्रेड तब तक खाए जब तक उसका पेट नहीं भर गया। ये बहुत बेहतर है, उसने आह भरी और खड़ा हो गया। उसने अपनी सूची को फिर से व्यवस्थित किया और उसमें सारा खाना रख दिया। उसने अपना सबक सीख लिया था और उसे खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। खोज दलों की कमी को देखते हुए मरे हुए व्यक्ति ने शायद सोचा होगा कि वह आग में मर गया है। खुद की जांच करने पर उसे एहसास हुआ कि उसे वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी ओर उसके कपड़े भी खत्म हो चुके थे। उनके पास जो थोड़ा बहुत कवच था वह भी खत्म हो गया था क्योंकि उसकी स्थायित्व शून्य हो गई थी। वे इतने जल गए थे और फट गए थे कि अब वह उन्हें फेंक ही सकता था। स्थिति नाम सेठ स्मिथ। शीर्षक विचार से भी तेज। स्तर 8। अनुभव 27%। रेस ओरिहुमा। लिंग पुरुष। आयु 23। वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय। संबद्धता कोई नहीं। स्वास्थ्य 1000। मन 120। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शक्ति 15। निपुणता 17। चपलता 20। खुफिया 12। इच्छा शक्ति 14। धीरज 18। व्यक्तित्व 8। भाग्य 15। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 50। निःशुल्क एसपी कौशल अंक 4। रक्षा भौतिक 104-54-5 इंडेक्स 3। जादुई 53-28-2-5 विल्स 2। अग्नि प्रतिरोध 100% 50% 50%। कौशल विंडो शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 0.5। लोहार शुरुआती लव 0.8 51%। लोहार की आंखें लव 0.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रगलन शुरुआती लव 0.7 11%। ब्लूप्रिंट शुरुआती लव 0.2। हथियार महारत शुरुआती लव 0.8 50%। स्पिरिट स्मिथी लव 0.2। आत्मा पर कब्जा लव 0.2। मानचित्र लव 0.1। भय प्रतिरोध लव 0.5। अग्नि आत्मीयता लव 0.5। आत्मा संचार लव 0.1। अवलोकन लव 0.2। छिपाव लव 0.2। उसने अपना स्तर ऊपर उठाया था और उसके कई कौशल भी लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन के साथ आगे बढ़े थे। साथ ही उसका लेस देन अग्नि आत्मीयता ग्रेटर देन भी ऊपर उठा था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उसे आग में कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ। उसका प्रतिरोध वास्तव में 100% तक बढ़ गया था। यह बहुत अच्छी बात थी कि उसके कौशल बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी लोहार कला पीछे छूट रही थी। अब समय आ गया था कि वह अपने कौशल को निखारने के लिए कोई ठिकाना बनाए। इस शहर में मौजूद संसाधनों के साथ उसे यकीन था कि वह अपने कौशल को निखारकर उसमें महारत हासिल कर सकता है। ये सोचकर वह उस कमरे से बाहर निकल गया जिसमें बहुत ज्यादा बैरिकेड लगे हुए थे। लेकिन जब उसने एक ड्रेसर को अपने रास्ते से हटाया तो वह गिर गया और उसका सारा सामान फर्श पर बिखर गया। उसकी नजर एक छोटे से संदूक से गिरे हुए गहनों के ढेर पर पड़ी। वह स्टार्टा गांव में लोहे की सिल्लियों से भुगतान करने में सक्षम था, तो क्या उनका साम्राज्य भी कीमती धातुओं में रुचि रखता होगा।
सोने को मिलाने से भी उसका कौशल बढ़ेगा, इसलिए उसने कोशिश करके कुछ नहीं खोया, है ना? उसने गहने अपने जीर्ण शीर्ण बैग में रखे और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने पिछली रात की तरह ही लाशें देखी। तब से उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, इसलिए वह मरे हुए लोग कहीं और चले गए होंगे। उसने इन भटके हुए लोगों को मारने का फैसला किया। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। ज़ॉम्बी बहुत मुश्किल प्रतिद्वंद्वी नहीं थे अगर आप उन पर छिपकर हमला करते। वे सामान्य ज़ॉम्बी थे, इसलिए सेठ ने अपने बिलहुक से उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। चलते फिरते कुछ अनुभव और दक्षता हासिल करना अच्छा था। अब लड़ाई करना बहुत ज्यादा सहज लगता था। दिन के समय शहर खाली था और वह सड़क पर स्वतंत्र रूप से चल सकता था, लेकिन वह खंडहरों और खिड़कियों में छाया से ज़ॉम्बी की घूरती हुई निगाहों को महसूस कर सकता था। लेकिन ऐसा लगा कि पिछले दिन की तुलना में वहां बहुत कम लोग थे। उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था, बस एक आभास था। जब वह शहर के चारों ओर देख रहा था तो वह कंक्रीट के खंडहरों से टूटी हड्डियों की तरह बाहर निकले सरियों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका, जो कि बहुत सारे दृश्यों का निर्माण करते थे। सेठ को अपनी इन्वेंट्री स्पेस में 99 सरियों का पूरा ढेर भरने के लिए केवल 1 घंटे की आवश्यकता थी। अब उसे ढेरों का अधिकतम आकार भी पता था। सेठ ने विनाश के मार्ग का उल्टा अनुसरण किया। बाहरी इलाके अभी भी मलबे में थे और बमुश्किल ही पुनर्निर्माण हुआ था, लेकिन सेठ जितना शहर के केंद्र के करीब गया, इमारतें उतनी ही बेहतर और नई दिखने लगी। पुनर्निर्माण यहीं से शुरू हुआ होगा, लेकिन बेहतर पर्यावरण के साथ साथ खून खराबा भी अधिक हुआ होगा। शहर के अधिकांश लोग यही रहते होंगे। सड़कें सूखे खून से रंगी हुई थी और खिड़कियों और दरवाजों के टूटे हुए कांच से भरी हुई थी। उसे लड़ाई के निशान दिख रहे थे, हथियारों और कवच के टूटे हुए टुकड़े यहाँ वहां दिख रहे थे, लेकिन लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन ने उसे बताया कि वे सब घटिया किस्म के सामान थे। अजीब बात यह है कि अब उसे कोई घूरता हुआ महसूस नहीं होता था। वहां दूर दूर तक कोई लाश नहीं थी, न ही उसे कोई अन्य राक्षस मिला। क्या हुआ? हर जगह खून ही खून था, लेकिन कोई राक्षस नहीं था। क्या वे छिप गए थे? शायद पलायन कर गए हो। ये निश्चित रूप से उसका सौभाग्य था कि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था, लेकिन ये बहुत ही संदिग्ध था। क्या यहाँ कुछ और भी भयानक था? और मरे हुओं की वह विशाल सेना कहां चली गई? उसने अपार्टमेंट की इमारतों और गगनचुंबी इमारतों से लेकर सड़कों के किनारे तक की जांच की, लेकिन ज़ॉम्बी फिल्मों के लिए दिल दहला देने वाले सेटों को छोड़कर उसे कुछ भी नहीं मिला। बेशक उसने इस मौके का इस्तेमाल खाना और कुछ गहने लूटने के लिए किया। सेठ अपने गंतव्य पर पहुंच गया था, इसलिए वह सर्वनाश जीवन के अच्छे पक्ष के लिए अपना समय ले सकता था। उसे जो कुछ भी चाहिए था या जो उसे पसंद था, उसे वह खुलकर लूट सकता था। जब वह एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर पहुंचा, जिसकी उसने अभी जांच की थी, तो वह अपना सामान गिनने बैठ गया। उसे जो खाना मिला, उसे देखकर उसे यकीन हो गया कि उसे बार-बार स्टार्टर नहीं जाना पड़ेगा, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। यहाँ केंद्र में कहीं बस जाना बुरा विचार नहीं होता, यदि सभी मरे हुए लोग अजीब तरीके से गायब न हो जाते। इस छत से उसे बहुत अच्छा नजारा दिखाई दे रहा था। सेठ ने शहर का अवलोकन करने के लिए अपने पिता की दूरबीन निकाली। ये तब था जब उसने डेल्टान के केंद्र प्लाजा के ऊपर अप्राकृतिक काले कोहरे का एक छोटा बादल देखा। यह एक दृश्यमान दर से सिकुड़ रहा था। सेठ प्लाजा को देखना चाहता था, लेकिन वह इसे नहीं देख सका क्योंकि अन्य इमारतें रास्ते में थीं। केंद्र में जो भी अजीबोगरीब घटना घट रही थी, वह संभवतः लापता भीड़ से जुड़ी हुई थी। वह केवल ये जानने के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण की तलाश कर सकता था कि क्या हो रहा था। उसे यह जानना था, यह तय करना था कि वह यहाँ रहेगा या किसी दूसरे इलाके की तलाश करेगा। सेठ ने केंद्र के करीब एक ऊंची इमारत पर जाने का फैसला किया। वह खिन भाव के साथ 15 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। लिफ्ट काम कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर वो वहां फंसना नहीं चाहता था क्योंकि वहां कोई नहीं था। लेस देन डिंग, निरंतर प्रशिक्षण के कारण आपको ये प्राप्त हुआ है, n जोड़ 1 ग्रेटर देन। अरे बाप रे, वह छत पर पहुंचकर नीचे गिरते हुए बेदम होकर गाली दे रहा था। दरअसल उसने सीढ़ियां चढ़कर सहनशक्ति हासिल की थी। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और केंद्र की ओर देखने लगा। सेठ अपनी नंगी आंखों से काला कोहरा देख सकता था, लेकिन वह लगभग गायब हो चुका था। इन्वेंटरी से दूरबीन लेकर उसने फिर से केंद्र चौक की ओर देखा। उसने जो देखा वह एक शिविर था जो बड़े काले तंबुओं से बना था, जो बीच के चौक को भर रहा था और एक विशाल काली झिल्ली चौक के पूरे हिस्से पर कब्जा कर रही थी। ये द्वार था। उसे कैसे पता चला? क्योंकि उसने वास्तव में मरे हुए लोगों को अंधेरे में गायब होते देखा था, जैसे कि उन्हें टारपेट ने निगल लिया हो। सेठ वास्तव में काफी भाग्यशाली था, इसलिए ये देखें। लगभग सभी मरे हुए लोग प्लाजा से चले गए थे। वह समय पर ही रियर गार्ड को पोर्टल बंद होने से पहले गायब होते हुए देखने में सफल हो गया। ये वही पथवक्ष होगा जिसका पुजारी ने उल्लेख किया था, लेकिन वे क्यों चले गए? सेठ ने अब भी खाली पड़े शिविर को देखते हुए सोचा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह कल उसने जो किया उसके कारण था। ये लोग जो भी थे, उन्होंने शहर के केंद्र में सभी को मार डाला था और संभवतः उन्हें मरे हुए के रूप में इकट्ठा किया था। उस रात उसने जो कुछ ज़ॉम्बी मारे थे, वे उनकी सेना में मुश्किल से ही सेंध लगा पाए। सेठ बैठ गया और खाना खाने लगा, जबकि वह कैंप पर नजर रख रहा था। 1 घंटे के बाद सेठ को कमोबेश यकीन हो गया कि वे हमेशा के लिए चले गए हैं। सेठ ने अनुमान लगाया कि शहर के केंद्र में प्रवेश करने के बाद से उसे किसी भी ज़ॉम्बी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने शायद उन सभी को इकट्ठा किया और चले गए। इसलिए डेल्टान का यह हिस्सा अब तकनीकी रूप से सुरक्षित था। उनके जाने का जो भी कारण रहा हो, शायद यहाँ कोई खतरा नहीं था। तो फिर मैं यही रहूंगा, सेठ ने खुशी से निर्णय लिया। डेल्टान अब उनका आधार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 20 मैं घर पर हूँ। सर्वनाश का लोहार 20 मैं घर पर हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब सेठ को यकीन हो गया कि मरे हुए लोगों की सेना जल्द ही वापस नहीं आने वाली है, तो उसने उनके शिविर का निरीक्षण करने का फैसला किया। शायद उन्होंने उसके लिए कुछ सामान छोड़ा हो। दोपहर का समय था और सूरज आसमान में ऊंचा था। कोहरा गायब हो चुका था, इसलिए सेठ को मरे हुए के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वह सेंट्रल प्लाजा में कैंप का दौरा कर रहा था। ये बड़े बड़े टेंटों का समूह था, जैसा कि आप कभी कभी ऐतिहासिक फिल्मों में देखते हैं। वे मोटे काले कैनवास जैसे कपड़े से बने थे। ये भारी और छूने में खुरदरा था, लेकिन ये किसी भी कपड़े से कहीं ज्यादा गहरा था जो उसने कभी देखा था। अंदर का हिस्सा बिल्कुल काला था। सेठ को फ्लैप को खुला रखना पड़ा ताकि रोशनी अंदर आ सके। अंदर की सजावट बहुत अच्छी थी और फर्श पर बढ़िया कालीन बिछे हुए थे। ये किसी उच्च पद वाले व्यक्ति का तंबू रहा होगा। वहां एक मुलायम दिखने वाला बिस्तर, एक मेज और एक बड़ी अच्छी तरह से बनी हुई संदूक थी। क्या वे जल्दी में थे? सेठ ने पूछा जब उसने मेज पर रखी बोतल और आधा भरा गिलास देखा। उसमें रखी शराब की सामग्री उसे थोड़ी शराब की याद दिला रही थी, लेकिन गंध निश्चित रूप से नहीं। दुर्भाग्य से संदूक में केवल अतिरिक्त कपड़े ही थे। उसके वर्तमान कपड़े भले ही कितने भी भयानक क्यों न लग रहे हो, वह कभी भी इतना भड़केला कपड़ा नहीं पहनता जैसा कि उसे वहां मिला था। यहाँ तक कि उसकी यह उम्मीद भी कि वे जादुई हो सकते हैं। लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन ने धराशायी कर दी। बस साधारण बदसूरत कपड़े। ज्यादातर टेंट ऐसे ही थे। ये लोग वाकई कंजूस थे। क्या वे सर्वनाश में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे एक गरीब युवक के लिए कुछ अच्छा नहीं छोड़ सकते थे? अधिकांश तंबू एक ही स्तर के आलीशान लग रहे थे, लेकिन वास्तव में किसी में भी कोई उपयोगी चीज नहीं थी। वह सिर्फ टेंट का तिरपाल इकट्ठा कर सकता था। वे बहुत मजबूत लग रहे थे, शायद बाद में काम आए। लेकिन सेठ ने हार नहीं मानी। उसने सभी टेंटों को अच्छी तरह से लूटा या यूं कहीं की तलाशी ली। दरअसल जब वह टेंटों के बीच घूम रहा था, तो उसने धातु की खनक सुनी। जब उसने नीचे देखा तो उसे एक अंगूठी की चमक दिखाई दी, जिसे उसने अपने पैर से मारा था। क्या किसी ने इसे खो दिया था? यह एक साधारण चिकनी चांदी की अंगूठी थी। उसने इसे उठाया और लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन से इसका मूल्यांकन किया। सबसे खराब स्थिति यह थी कि यह सिर्फ एक शिल्प सामग्री थी, लेकिन लेस देन जादुई अंगूठी। असामान्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 100 का दाम लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं।
100 का दाम लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। योलो 247.co। स्थायित्व 12/20। 1. मन को 2% बढ़ाता है। 2. बुद्धि में 5% की वृद्धि होती है। अर्गेट नो की सेना के निम्न श्रेणी के सदस्यों द्वारा पहनी जाने वाली एक बड़े पैमाने पर उत्पादित जादुई अंगूठी। ये वास्तव में आंकड़ों वाला एक आइटम था। हालांकि विकल्प बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। सेठ के पास कुछ नहीं था और अब उसके पास कुछ था, और 50 पॉइंट ज्यादा महंगा होने से उसका मूड काफी अच्छा हो गया। सेठ का मूड फिर से खराब हो गया जब शिविर में उसे केवल अंगूठी ही उपयोगी चीज मिली। वहां कोई खाद्य आपूर्ति नहीं थी जिस पर वह भरोसा कर सके और उपकरण की एक झलक भी नहीं थी। वह केवल आह भरकर आगे बढ़ सकता था। लूटपाट में बिताया गया समय अच्छी तरह से बिताया गया समय था, लेकिन उसे एक ऐसी जगह तय करनी थी जहां वह छिप सके और अपने कौशल को निखार सके। एक आधार। चारों ओर देखने पर सेंट्रल प्लाजा के आसपास की इमारतें कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं थी। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि गेट कभी भी फिर से खुल सकता है, यहाँ के आसपास की संरचनाएं बहुत खुली सार्वजनिक इमारतें या शॉपिंग मॉल थी। उन सभी में एक बहुत ही फैशनेबल टूटे हुए कांच का सामने का दरवाजा था। इस साल ज्यादातर इमारतों में ये लगा हुआ था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनमें पहले से ही लूटपाट की गई हो। सेठ को अपने लिए कोई मजबूत जगह ढूंढनी पड़ी, कुछ ऐसा जिसकी वह रक्षा कर सके। शाम को वह आखिरकार एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जो उसे पसंद था। अंत में उसने उन अपार्टमेंट हाउस में से एक को चुना जो पिछली रात जिस घर में छिपा था। उसके प्रवेश द्वार पर मजबूत लकड़ी के दरवाजे और भूतल पर सलाखों वाली खिड़कियां थी। ये शहर के केंद्र के इतने करीब था कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, इसलिए उसके पास भागने का समय था क्योंकि पाथ फिर से खुल गया था। प्रवेश द्वार के चारों ओर देखते हुए उसे चौकीदार के घर पर अतिरिक्त चाबियों का बंडल मिला और उसने अपने पीछे सामने का दरवाजा बंद कर दिया। उसके और दुनिया के बीच एक सुरक्षित दरवाजा बंद होने के साथ सेठ के कंधों से आखिरकार एक बोझ उतर गया जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उसने अपनी पीठ को लकड़ी के मोटे दरवाजे पर टिकाया और जमीन पर फिसल गया। कुछ देर के लिए सेठ वहीं जमीन पर बैठा रहा और फर्श की टाइलों से आने वाली शांति और ठंड का आनंद लेता रहा। यह शायद पहली बार था जब वह वास्तव में आराम कर रहा था। सर्वनाश शुरू होने के बाद से काफी देर बाद वह खड़ा हुआ और दरवाजे का निरीक्षण किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी वेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी वेट लगाएं। योलो 247.co। क्या मुझे इसे मजबूत करना चाहिए? नहीं, नहीं, यह आज के लिए पर्याप्त होना चाहिए, सेठ ने फैसला किया। वह यह देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर गया कि कौन सी जगह उसका नया घर बनेगी। अफसोस की बात है कि ज्यादातर संभावित घर खून से लथपथ थे और मौत की बदबू से भरे हुए थे। वास्तव में वह ऐसी जगह नहीं थी जहां वह रहना चाहता था। वे अभी भी ऐसी जगह थी जहां वह लूटपाट करना चाहता था, इसलिए उसका सामान बढ़ता जा रहा था। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता रहा जब तक कि वह छत पर नहीं पहुंच गया। फिर वह वापस नीचे गया और पहली मंजिल का फिर से निरीक्षण किया। उसने कुछ अजीब देखा था। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उसे वास्तव में एक निजी लिफ्ट मिली। सेठ को पता था कि आखिरी सीढ़ी में कुछ गड़बड़ है। छत के ठीक नीचे वाली मंजिल पर कोई दरवाजा नहीं था। ये लिफ्ट शायद एक निजी स्वीट की ओर ले जाती थी, लेकिन वह लिफ्ट पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ऊपर चढ़ने के लिए रखरखाव सीढ़ी का इस्तेमाल किया। इससे उसे याद आया कि सीढ़ियां भी वास्तव में उसकी चीज नहीं थी, खासकर तब जब उसे अपने साथ खाने की बड़ी बोरी खींचनी थी। सीढ़ी के अंत में उसे वास्तव में एक स्वीट के लिए लिफ्ट के दरवाजे मिले। पूरी ऊपरी मंजिल एक बड़ा साफ अपार्टमेंट था जिसमें ऊंची छतें, चौड़े गलियारे और बड़े कमरे थे। ये बस परिपूर्ण था। और पिछले मालिक ने इस रहने की जगह पर अपना दावा जताया। यह एक बुरे आदमी का ज़ॉम्बी था जो शायद इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि ईमानदारी से कहें तो आम ज़ॉम्बी इतने मूर्ख होते हैं कि वे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले ही वह काम कर रही हो। सेठ ने अपने बेतुके दावों को बेलहो के एक झटके के साथ समाप्त कर दिया। कुछ लाशों को खींचने और एक लात के बाद उसने उस आदमी को जो परलोक में लौट गया था खिड़की से बाहर फेंक दिया और सड़क पर पटक दिया। पूरी ऊपरी मंजिल एक बड़ा साफ सुथरा अपार्टमेंट था जिसमें ऊंची छतें, चौड़े गलियारे और बड़े कमरे थे। कोई पूर्व मालिक नहीं था। हाँ, ये जगह एकदम सही थी। चूंकि उसने इस जगह को अपने नए स्थायी घर के रूप में चुना था, इसलिए सेठ ने अपनी सूची से खाना उतारना शुरू कर दिया और बैकपैक को रसोई में रख दिया। यह एक बहुत बड़ी और आधुनिक रसोई थी जिसमें संगमरमर से बने काउंटर टॉप और स्टेनलेस स्टील के सभी उपकरण थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे सीधे कैटलॉग से निकाल लिया हो। ये वास्तव में उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। अलमारियां गैर विनाशकारी सामानों से भरी हुई थी और फ्रिज भी पूरी तरह से भरा हुआ था। डेल्टान का पावर ग्रिड अभी भी काम कर रहा था, इसलिए चीजें अभी भी खाने योग्य थी। कितना भाग्यशाली! सेठ इतना खुश हुआ कि उसने खाने का इंतजाम कर लिया। दुनिया में वाकई इतना खाना बचा हुआ था जितना उसने सोचा भी नहीं था। अपना पेट भर लेने के बाद वह लड़खड़ाते हुए शयन कक्ष में गया और उच्च गुणवत्ता वाले बिस्तर के मुलायम आलिंगन का आनंद लेने लगा। हाँ, मैं घर आ गया हूँ, वह बुदबुदाया और सो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैसे एक स्पिन आपके भविष्य को पुनः परिभाषित कर सकता है? कैसे एक स्पिन आपके भविष्य को पुनः परिभाषित कर सकता है? योलो 247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।